हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 5th की सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है कॉन्करिंग डिस्टेंसेस, यानी कि हमने दूरियों को कैसे जीत लिया है। आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में आपको दिया है गेट सेट गो, फिल इन द फॉलोइंग। टोंगा, इसके आपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखना है। अब टोंगा का एडवांटेज आप क्या लिख सकते हैं, तो इसमें आप लिखेंगे नो फ्यूल, कॉमा, ईजिली अवेलेबल। और डिसएडवांटेजेस में आप लिखेंगे टाइम कंज्यूमिंग, कॉमा, नॉट बी यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब है बाईसाइकिल। बाईसाइकिल के एडवांटेज क्या है? एक्सरसाइज, कॉमा, नो फ्यूल। और डिसएडवांटेजेस में आप लिखेंगे नॉट बी यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। कार का एडवांटेज ये है कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, लेकिन डिसएडवांटेज है कॉस्टली फ्यूल। सीएनजी बस का एडवांटेज ये है दैट नॉट कॉस्टली फ्यूल, कॉमा, ईजिली अवेलेबल। और डिसएडवांटेज में आप लिखेंगे ओनली यूज्ड फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेस। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। अ सिस्टम और मेथड फॉर कैरिंग पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किसे कहा जाता है? ऐसा तरीका या ऐसा सिस्टम जो लोगों को या सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। In the olden days, early man used to travel by foot. He had to carry load on his back. Then he tamed animal. He started using animals like ox and horse to carry load. The invention of the wheel revolutionized transport. People started moving and carrying loads on carts fitted with wheels. These were pulled by people or animal. पहले के ज़माने में तो लोग पैदल ही चलते थे, ठीक है, और अपनी पीठ पे वो सामान उठाकर ले जाते थे। लेकिन बाद में उन्होंने जानवरों को पाला और उसके बाद वो ऑक्स और हॉर्स के ऊपर अपना सामान लद के ले जाने लगे। ठीक है, जब पहिए का इन्वेंशन हुआ तो ये बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी था। लोगों ने कार्ट बनानी स्टार्ट कर दी, पहिए के ऊपर कार्ट बना के उन्होंने स्टार्ट किया और उसके ऊपर वो अपना लोड जो है ले जाने लगे। और ये जो कार्ट थी ये या तो इंसान अपने हाथों से खींचते थे या जानवरी से खींचते थे। द सेकेंड रेवोल्यूशन केम विद द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन। अब दूसरा रेवोल्यूशन कब आया? जब स्टीम इंजन बना। थॉमस न्यूकॉमन मेड द फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टीम इंजन अबाउट 300 ईयर्स अगो। तो सबसे पहला प्रैक्टिकल स्टीम इंजन किसने बनाया था? थॉमस न्यूकॉमन ने, वो भी 300 साल पहले। बट इट वॉज द स्टीम इंजन डिजाइंड बाय जेम्स वॉट इन इंग्लैंड अबाउट 250 ईयर्स अगो दैट मेड देम पॉपुलर। लेकिन ये जो स्टीम इंजन था इसका डिज़ाइन किसने बनाया था? जेम्स वॉट ने, इंग्लैंड में, वो भी 240 ईयर्स पहले। और फिर इसने स्टीम इंजन को बहुत पॉपुलर बना दिया। The first train pulled by steam engine was built about 200 years ago. अब स्टीम इंजन से खींचने जाने वाली जो ट्रेन थी सबसे पहले कब बनी थी? 200 साल पहले। Then steam engine powered ship were also made and used in sea. उसके बाद स्टीम इंजन से ही शिप भी चलने लगी, ठीक है, और शिप का भी निर्माण हुआ और वो समुद्रों में यूज़ की जाने लगी। नाउ इट बिकम पॉसिबल टू ट्रांसपोर्ट हैवियर लोड्स मच फास्टर। और आज तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है कि हैवी से हैवी जो सामान है वो कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। विद टाइम द स्टीम इंजन्स वेयर रिप्लेस्ड बाय मोर एफिशिएंट इंजन्स दैट यूज्ड पेट्रोल, डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी। टाइम के साथ साथ स्टीम इंजन चेंज हो गए और वह इंजन आने लगे जो डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी पे चलने लगे। These engines are now used to run various types of vehicles on land, sea and airs. और इस प्रकार के इंजन का हम इस्तेमाल ज़मीन पर, आसमान पर और समुद्र में करने लगे। बहुत सी व्हीकल्स बनी, बहुत से
ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए बने। दे ट्रैवल मच फास्टर एंड कैरी मच मोर लोड देन दी अर्लियर व्हीकल। और पहले के ज़माने में जो व्हीकल होते थे उनकी जगह ये जो आज के ज़माने की गाड़ियाँ हैं या ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी साधन हैं वो क्या हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोड कैरी कर सकते हैं और बिल्कुल कम समय में हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आजकल स्टीम इंजन पहले थी, अब तो बुलेट ट्रेन्स बन गई हैं। नाउ अडेज वी हैव मॉडर्न मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आज के दिन हमारे पास क्या है, मॉडर्न मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी कि आधुनिक यातायात के साधन। दे ऑल आर फास्ट एंड एफिशिएंट। Inventions such as aeroplane, bullet trains have brought people living in different parts of the world much closer. जैसे जैसे एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ, बुलेट ट्रेन बनी, इससे जो दूर दूर लोग थे वो भी हमें बहुत ही पास अब लगते हैं। नीड फॉर ट्रांसपोर्ट, हमें ट्रांसपोर्ट की क्यों ज़रूरत है? वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. रॉ मटेरियल्स आर ब्रॉट फ्रॉम अदर प्लेसेस टू दीज फैक्ट्रीज. Finished goods are sent to markets all over the world. For this, an efficient and cheap system of transport is needed. The geography of a country, needs of people, and types of good decide the mode of transport. अब आपको पता है कि बहुत सी इंडस्ट्रीज दूर दूर इलाकों में हैं, तो फैक्ट्रीज तक जो कच्चा माल है उसको लाना, फिर जब उस माल का जो सही फिनिश्ड गुड बन जाता है, लास्ट में जो आइटम बनता है, फिर से उसको ट्रांसपोर्ट करना ताकि उसकी बिक्री हो सके। इन दोनों कामों के लिए हर जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड फैलने के लिए हमें एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए जो काम का भी हो और सस्ता भी हो, इसलिए ये सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बने। अब किस प्रकार का हमने ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, किस तरह का गाड़ी या साइकिल या ट्रेन या एरोप्लेन, ये सब किस पे डिपेंड करता है? पहला कि हमारे जहाँ पे हमें जाना है उसकी ज्योग्राफी कैसी, वो कितनी दूर है, कैसा है। दूसरा, इंसानों की ज़रूरतें या जिस तरह का हमारा सामान है वो हमें कहाँ पहुँचाना है। इन तीनों चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। अब आते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं। वी नीड डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। हर काम के लिए अलग मीन चाहिए ट्रांसपोर्ट का। The system of transport can be grouped under land, water and air transport. हमने जो सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसको 3 भागों में डिवाइड किया, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में आते हैं आपके रोडवेज और रेलवेज। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोडवेज के बारे में। द रोमन वेर द फर्स्ट टू बिल्ड रोड। सबसे पहले जो रोड बनी थी वो किसने बनाई थी? रोमन्स ने। Those roads were in a rough and narrow. वहाँ पे जो उन्होंने सड़कें बनाई थी वो बहुत ही खुरदरी थी और बहुत ही छोटी छोटी थी। टुडे, आजकल, स्मूथ मेटल्ड रोड्स आर द बेसिक नेसेसिटी इन एवरी कंट्री। आजकल तो बिल्कुल स्मूथ रोड बनती है। द डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल्स लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ पक्का और मेटल्ड रोड। Today, every country has पक्का और metal road connecting big cities, industrial town, trading centers and seaports. आजकल जिस तरह के हमारे पास गाड़ियाँ चल रही हैं उससे क्या है, जो रोड है वो बिल्कुल पक्की बनाई हुई है। ठीक है, आजकल तो हर कंट्रीज़ में पक्की रोड है और वो कनेक्ट करती है बड़े बड़े शहरों को, इंडस्ट्रीज़ को, जहाँ से व्यापार करते हैं उसको, या समुद्री पोर्ट को भी। These are called नेशनल हाईवेज, फ्रीवेज और एक्सप्रेसवे। इनको क्या कहा जाता है? नेशनल हाईवे कहा जाता है, फ्रीवे कहा जाता है या एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। और इंडिया में तो ऐसी बहुत सी रोड्स हैं। द रोड्स ऑफ अ कंट्री आर ऑफन कनेक्टेड टू द रोड्स ऑफ अनदर कंट्री। ऐसा भी होता है कि एक रोड दूसरी रोड कंट्री की रोड से कनेक्ट हो रही है, तो ऐसे हाईवे को क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल हाईवे। ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोप आर कनेक्टेड विद वन अनदर बाय अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड। यानी कि पूरे यूरोप में जितनी भी कंट्रीज आती हैं वो रोड के ज़रिए बहुत ही कनेक्टेड हैं। फाइंड रोड्स कनेक्ट इंडिया विद इट्स नेबर। और बहुत सी रोड ऐसी भी हैं जो इंडिया को अपने नेबर कंट्री के साथ कनेक्ट करती है, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो कनेक्ट करती है इंडिया से कोलकाता को और पाकिस्तान के पेशावर को। इट वॉज कॉल्ड शेर शाह सूरी मार्ग इन द पास्ट। और इसी मार्ग को पहले के ज़माने में क्या कहा जाता था?
शेर शाह सूरी मार्ग, किसको? द ग्रैंड ट्रंक रोड को, जो कनेक्ट करते हैं कोलकाता एंड पेशावर को। इंडिया इज ऑल्सो कनेक्टेड टू चाइना, चाइना के साथ भी हमारे रोड के साथ कनेक्शन है और उसको कहलाते हैं हिंदुस्तान तिब्बत रोड। द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड इज इंक्रीज, अब दिन ब दिन जो है वो जो गाड़ियों की तादाद है वो बढ़ती ही जा रही है। द स्मोक गिवन आउट बाय द व्हीकल इज कॉजिंग एयर पोल्यूशन, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इज वन ऑफ द मेन वरीज। एवरी कंट्री इज मेकिंग सिंसियर एफर्ट टू मेक रोड सेफर एंड पोल्यूशन फ्री। अब ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई हैं तो ऑब्वियसली धुआं भी बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? एयर पोल्यूशन। ठीक है, अब रोड हैं, गाड़ियाँ चलती हैं तो रोड एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, इसलिए जो कंट्री है उसमें बहुत से ऐसे काम किए जा रहे हैं ताकि रोड एक्सीडेंट ना हो और ये जो हमारा देश है वो पोल्यूशन फ्री भी हो सके। अब आगे हम पढ़ेंगे रेलवेज़ के बारे में। रेलवे आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेलवे बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है। क्यों? क्योंकि ये लंबे डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए बहुत ही कन्वीनियंट है, आसान है। दे ऑल्सो कैरी हैवी गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, और ये जो ट्रेन्स हैं इनमें सामान भी जाया जाता है। द रियल डेवलपमेंट ऑफ रेल बिगन विद द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड आयरन रेल्स। अब रेल की जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे कैसे बढ़ी? जब स्टीम इंजन का निर्माण हुआ और पटरियों का भी निर्माण हुआ। नाउ रेलवे इंजन रन ऑन डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी। The development of railway has played a big role in the growth and distribution of industries in different part of the world. अब जैसे ये ट्रेन्स बनी इसके कारण हमारा जो नेटवर्क है इंडस्ट्रीज़ के साथ वो भी बहुत ही बढ़ गया है। ठीक है, पहले के ज़माने में जो स्टीम इंजन थे वो स्टीम पे चलते थे, लेकिन आजकल डीजल और इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, इसलिए हम दूर दूर देशों से भी कनेक्ट हो पाते हैं कम समय में। The British started the first train of India from Bombay to Thane. सबसे पहले जो ब्रिटिश ने ट्रेन स्टार्ट की थी वो थी बॉम्बे से लेकर थाने तक इन 1853 में। टुडे ऑल मेजर सिटीज़, टाउन्स एंड अदर रीजन्स आर कनेक्टेड बाय रेलवेज। आजकल तो बहुत सारी सिटी, गांव और हर प्रदेश रेलवे के साथ कनेक्ट है। Many superfast trains have also been introduced in our country. A large number of heritage trains which are reconstructed have been introduced specially for foreign tourists. अब हमारे देश में बहुत सारी सुपरफास्ट ट्रेन भी हैं और जो हमारी पुरानी ट्रेनें थी उनको फिर से नया करके सुंदर तरीके से बनाया गया है फॉरेन टूरिस्ट के लिए, ताकि जो बाहर से टूरिस्ट आए हमारे देश में उनके लिए। द डेक्कन क्वीन एंड द पैलेस ऑन व्हील्स आर टू एग्जाम्पल, और इसके जो एग्जाम्पल हैं हेरिटेज ट्रेन्स के वो कौन से हैं? डेक्कन क्वीन और दूसरा द पैलेस ऑन व्हील्स। द रेलवे नेटवर्क्स इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका आर वेल डेवलप्ड। जो रेलवे नेटवर्क यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। एंड द ट्रेन्स आर फास्टर देन इन इंडिया, और इंडिया में चलने वाली ट्रेन से तो वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ ट्रेन्स वहाँ चलती हैं। इन साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया हाउएवर द रेल नेटवर्क इज़ नॉट सो गुड, और बाकी इन देशों में रेलवे नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है। द यूएसए हैज़ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कहाँ है? यूएसए में। इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया, और पूरे एशिया में इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क आता है और पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर पर। ठीक है, एशिया एक अलग कॉन्टिनेंट है जहाँ जिसमें इंडिया भी आता है, उसमें अगर देखा जाएगा तो हमारा 2nd नंबर पे आता है, पर पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करेंगे तो हमारा 4थे नंबर पर आता है और यूएसए का पहले नंबर पे। इन सम कंट्रीज रेलवे कनेक्ट सिटीज़ टू द ईस्टर्न कोस्ट एंड विद दोज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। अब बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी है जिसमें रेलवे कहाँ कहाँ से जुड़ी हैं? ईस्टर्न कोस्ट से लेकर वेस्टर्न कोस्ट तक। इन रेलवे लाइंस को क्या कहा जाता है? ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, जिसमें क्या आती हैं? यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया।
स्ट्रेचिंग अक्रॉस यूरोप एंड एशिया इज़ अ ट्रांस सिबेरियन रेलवे। और पूरे यूरोप और एशिया में जिस तरह की रेलवे स्ट्रेच होके कनेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, उनको कहा जाता है ट्रांस सिबेरियन रेलवे। ये लाइन रन करती हैं सेंट पीटर्सबर्ग इन यूरोपियन रशिया से लेकर व्लादिवोस्तोक इन एशियन रशिया तक। दिस ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 8,000 किलोमीटर इन 7 days। मतलब कि 8,000 किलोमीटर ये 7 दिन में ही कवर कर लेते हैं। द ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस, ये जो ट्रेन है ये कनेक्ट करती है पेरिस को इस्तांबुल से। जापान, फ्रांस एंड जर्मनी हैव ट्रेन्स रनिंग एट ओवर 300 किलोमीटर्स एन आवर। मतलब कि 300 किलोमीटर एक घंटे में तय करने वाली ट्रेनें कहाँ पाई जाती हैं? जापान, फ्रांस और जर्मनी में। ट्रेन्स रनिंग बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस गो थ्रू दिस चैनल टनल। और जो इंग्लैंड और फ्रांस में ट्रेन्स जाती हैं वो कहाँ से जाती हैं? एक टनल से। द टनल इज़ 40 मीटर्स अंडरनीथ द सी बेड ऑफ द इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल क्या है? एक पानी का ही समझ लीजिए, एक पूरा समुद्र है जो इसके नीचे से 40 मीटर का एक टनल बना हुआ है समुद्र के नीचे। और इस 40 मीटर के टनल में से कौन सी ट्रेन जाती हैं? इंग्लैंड और फ्रांस की। सोचिए हमारा रेलवे नेटवर्क हमारा नहीं बाकी कंट्रीज़ का कितना एडवांस है। यहाँ आपको कुछ असाइनमेंट दिया हुआ है। विच ऑफ दीज टू ट्रेन्स डू यू थिंक इज़ अ लग्जरियस ट्रेन? इन दोनों में से आपको कौन सी लगती है लग्जरी वाली ट्रेन होगी? ऑब्वियसली राइट हैंड साइड वाली ही लग रही है। तो जो फाइंड देयर नेम्स टू, इनके नाम कहाँ है? तो ये पहली वाली है आपकी लोकल ट्रेन और ये दूसरी वाली है आपकी हेरिटेज ट्रेन। ठीक है, जिनका हमने नाम पढ़ा था। नेक्स्ट आता है वाटरवेज। वाटरवेज मतलब समुद्र या पानी के ज़रिए जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन होती है। अर्ली मैन यूज टू स्विम इन अ शैलो वाटर्स ऑफ लेक, रिवर्स एंड सी। पहले के ज़माने में तो जहाँ पे कम कम पानी होता था, लेक्स का, रिवर्स का या समुद्र का, वहाँ पे लोग तैर के ही निकल जाते थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने राफ्ट बनाने स्टार्ट किए, छोटी छोटी बोट बनानी स्टार्ट की, फिर उसके बाद शिप्स का निर्माण हुआ। A ship can carry heavy cargo and a large number of people to far off places and at a faster speed। अब जब शिप्स बनी तो वो एक तो बड़े बड़े हैवी लोड्स को भी ले जा सकती थी और ज़्यादा लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है एकदम कम समय में। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ नाउ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और जितने भी वाटर ट्रांसपोर्टेशन है वो सबसे सस्ते मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। This is because unlike road and railways, waterways require no roads or tracks। सस्ता क्यों है? क्योंकि रोड और रेलवे की तरह इसको ना रोड चाहिए ना ट्रैक चाहिए, पटरियाँ चाहिए, ये सीधा समुद्र के रास्ते ही निकल जाता है। Only ports are needed for loading and unloading। सिर्फ इसके लिए क्या चाहिए? पोर्ट। पोर्ट वो जगह होती है समुद्र के किनारे, एक जगह बनाई जाती है जहाँ पे सामान चढ़ाया और उतारा जाता है। The cheaper cost of transport of waterways are encouraged in trade in agriculture raw materials like cotton, tobacco, rubber, wheat and mineral oils। क्योंकि वाटरवेज बहुत चीपेस्ट है इसलिए यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है वो किसकी होती है? एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल जैसे कि कॉटन की, तंबाकू की, रबर की, वीट या जितने भी मिनरल्स और हैं उनकी भी। पेट्रोलियम भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है ऑयल टैंकर में। वेजिटेबल्स, फ्रूट, मीट या जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वो भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं रेफ्रिजरेटेड शिप्स में, यानी कि उनके अंदर ही रेफ्रिजरेशन बना होता है। द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड इज़ बिटवीन ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ अटलांटिक रूट। अब ये जो रूट है यानी कि ये सी रूट है, कहाँ से कहाँ तक? ईस्ट नॉर्थ अमेरिका से लेके वेस्ट यूरोप तक। और इसके बीच जो सी रूट है वो बहुत ही बिजी है, इसको क्या कहा जाता है? नॉर्थ अटलांटिक रूट। यहाँ पे व्यापार चलता ही रहता है। इंडिया इज सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स, दस इट्स साउथर्न पार्ट इज अ पेनिनसुला। पेनिनसुला किसे कहते हैं?
जैसे हमारे इंडिया का जो नीचे वाला हिस्सा है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो ऐसा एरिया जो 3 साइड से पानी से घिरा हो और एक तरफ उसकी ज़मीन हो, उसको पेनिनसुला कहा जाता है। और हमारे इंडिया का साउथर्न पार्ट भी क्या है, पेनिनसुला है। इसकी जो कोस्ट लाइन है, यानी कि समुद्र से जुड़ी हुई लाइन है, वहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स बने हुए हैं। मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में, विशाखापट्टनम, कोचीन, मरमगांव, ये सारी जगह में आपके सी पोर्ट हैं। A major portion of goods exported from India and imported into India are transported by ships। और जो भी हमारी ट्रेडिंग होती है अदर कंट्रीज से वो इन्हीं शिप्स के ज़रिए होती है। Many rivers and lakes are used as waterways। और बहुत सी नदियाँ भी हैं जिन पे ये शिप चलाई जाती हैं, जैसे कि गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई इंडिया में, चाइना में है यंगत्से और हुआंगहो, ये वहाँ की नदियों के नाम हैं। यूरोप में है द राइन एंड द धनुबे। अफ्रीका की हो गई नाइल और कॉन्गो, ठीक है। और अमेज़न हो गया साउथ अमेरिका में। यहाँ पे वाटरवेज का इस्तेमाल किया जाता है। इन ऑर्डर टू मेक सी ट्रैवल ईजियर एंड फास्टर कैनाल हैव बीन डग्ड। अब सी में से अच्छे से हम लोग क्या है पास हो सकें, तो सी के अंदर से बहुत सी ऐसी कैनाल्स भी बनाई गई हैं। ये आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई गई हैं कि कितनी सारी कैनाल्स का भी निर्माण हुआ है सी के अंदर से, ताकि वाटरवेज जितनी भी शिप हैं वो अच्छे से ट्रैवल कर सकें, ठीक है। दे लिंक सीज एंड रिड्यूस डिस्टेंस। यहाँ से एक समुद्र से दूसरे समुद्र से लिंक किया जा सकता है और डिस्टेंस भी कम हो जाता है। दे कट डाउन द ट्रैवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट हाफ। और कैनाल बनाने से जो डिस्टेंस है, समुद्री रास्ता है, वो आधा कम हो जाता है। द स्यूज कनाल लिंक होती है मेडिटेरियन सी विद द रेड सी। मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ ये कनेक्ट करती है। कौन सी? स्यूज कनाल। यहाँ पे आपको दिखाया गया है लेफ्ट हैंड साइड वाले डायग्राम में, ठीक है। शिप्स फ्रॉम इंडिया ट्रैवलिंग टू यूरोप नाउ गो थ्रू दिस कैनाल। और अगर इंडिया से कोई भी शिप को यूरोप में जाना होता है तो इसी कनाल से होके जाती है। दे डू नॉट हैव टू गो अराउंड अफ्रीका टू रिच यूरोप। और उसको अफ्रीका से घूम के अब जाने की ज़रूरत नहीं है, वो इसी कनाल के थ्रू जा सकते हैं। द पनामा कनाल लिंक्स द पैसिफिक ओशन विद द अटलांटिक ओशन। जो पनामा कनाल है वो पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से जोड़ती है। शिप्स ग्रोइंग फ्रॉम यूरोप टू ऑस्ट्रेलिया नाउ गो टू पनामा कनाल। और जो समुद्री जहाज होते हैं, अगर उनको यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाना है तो वो किस कनाल से जाते हैं? पनामा कनाल से। अर्लियर दे हैड टू गो अराउंड। पहले अगर ये कनाल नहीं बनी थी तो उन्हें कहाँ से घूम के जाना पड़ता था? साउथ अमेरिका से घूम के जाके फिर ऑस्ट्रेलिया पहुँचा जाता था, ठीक है। तो ये जो कनाल्स जो बनाई जाती हैं टू कनेक्ट टू सीज, इन्होंने क्या कर दिया है? रास्ता एकदम कम कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे एयरवेज के बारे में। एयरवेज प्रोवाइड द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बट दे आर कॉस्टली। अब जो एयरवेज है यानी कि एयर के थ्रू ट्रैवल करना, वो फास्ट तो है पर बहुत ही कॉस्टली होती है। दे आर द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर रिमोटली लोकेटेड एज वेल एट इनअसेसिबल एरियाज। अब ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये बहुत ही बेस्ट है उन जगहों तक पहुंचने के लिए जहां पे और कोई भी ट्रांसपोर्टेशन है वो नहीं पहुंच सकती है। हैंस दे प्ले अ वाइटल रोल इन द इवेंट ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड डिज़ास्टर्स। इसलिए जब भी कोई डिज़ास्टर आता है, जैसे कि बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो इन टाइम पे ये जो एयरवेज है ये बहुत काम का होता है, ठीक है। In 1903, the Wright brothers built the first aeroplane called Flyer। 1903 में राइट ब्रदर्स ने पहला जो है एरोप्लेन बोल सकते हैं आप, वो बनाया था, जिसका नाम उसने क्या रखा था? फ्लायर। द फर्स्ट फ्लाई लास्टेड अबाउट 12 सेकेंड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 230 मीटर। और उन्होंने जब इस पर ट्राई किया था तो उन्होंने कितनी दूरी तक उड़ान भरी थी? 230 मीटर तक इन 12 सेकेंड में।
एयरक्राफ्ट हैड बीन मॉडर्नाइज्ड विद द हेल्प ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट। और आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अब तो एयरक्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं। मॉडर्न एरोप्लेन्स कैन कैरी मोर देन 500 पैसेंजर्स। आजकल के जो एरोप्लेन है वो 500 से ज़्यादा पैसेंजर कैरी कर सकते हैं और बहुत अमाउंट का सामान भी। दे कैन फ्लाई एट अ हाइट ऑफ अबाउट 10 किलोमीटर अबाउट द मी सीन लेवल। यानी कि जो सी लेवल है उससे 10 किलोमीटर ऊपर वो आराम से उड़ सकते हैं। एंड एट अ स्पीड, कितनी स्पीड? 1000 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में वो 1000 किलोमीटर का फासला तय कर पाते हैं। टूरिस्ट, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स एंड अदर यूज़ एयर ट्रांसपोर्ट। बहुत से लोग जो हैं ये टूरिस्ट हो गए, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, ये एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एयरवेज का नेटवर्क है। द मोस्ट बिजी एयरपोर्ट्स कौन से हैं? न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, शिकागो, मॉन्ट्रियल, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, रोम, जेडा, मुंबई, न्यू दिल्ली, हांगकांग एंड टोक्यो। मतलब यहाँ से बहुत से एरोप्लेन्स आते जाते रहते हैं। हमारी कंट्री में प्राइवेट एयरलाइंस हैं कुछ, जैसे कि जेट हो गई, स्पाइस, गो एयर, इंडिगो, विस्तारा। ये जितनी भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं इनके एरोप्लेन उड़ते हैं और ये कनेक्ट करते हैं हमें बहुत सारी मेजरिंग सिटीज़ से भी और हमारी नेबरिंग कंट्रीज से भी। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ दिया है। डू यू नो द एयरबस A80 इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पैसेंजर एरोप्लेन। एक एरोप्लेन है जिसका नाम है एयरबस A80। ये सबसे बड़ा पैसेंजर एयरप्लेन है। इसमें कम से कम 850 लोग आ सकते हैं और ये बिल्कुल बिना रुके कम से कम 16,000 किलोमीटर का फासला तय करता है। इट इज़ सो ह्यूज दैट इट कैन लैंड एंड टेक ऑफ ओनली फ्रॉम बिग एयरपोर्ट। ये तो इतना बड़ा है कि ये बहुत ही बड़े एयरपोर्ट पे ही चल सकता है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। आइए अब करते हैं हम असेसमेंट टाइम। नंबर ए, टिक द करेक्ट आंसर। द ट्रांसपोर्ट सेक्टर केम इनटू बीइंग आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील। नंबर ए ऑप्शन। नंबर टू, लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड। लैंड ट्रांसपोर्ट में आपके आते हैं रोड एंड रेलवेज, डी। नंबर थ्री, रेलवेज वे इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय, तो इसका आएगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश ने हमारे क्या थे रेलवे को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। नंबर फोर, द लॉन्ग डिस्टेंस रेलवे लाइन कनेक्ट पेरिस टू इस्तांबुल। पेरिस से इस्तांबुल को जो कनेक्ट करते हैं वो उसके रेलवे लाइन का नाम है ऑप्शन सी, ट्रांस साइबेरियन रेलवेज। नंबर फाइव, द अर्लीस्ट मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट वेयर। पहले के ज़माने में जो वाटर ट्रांसपोर्ट के मीन्स क्या थे? राफ्ट्स एंड बोट्स। ये है बी पार्ट। ठीक है, अब करते हैं फिलअप्स। नंबर वन, द फर्स्ट ट्रेन was run in India in 1853 AD. Number two, the Grand Trunk Road runs between Kolkata in India and Peshawar in Pakistan. Number three, the smoke given out by vehicle is cause air pollution. Number four, the USA has the largest railway network in the world. Number five, the Grand Orient Express connects Paris to Istanbul. Number six, the busiest sea route in the world is between Eastern North America and Western Europe. Number seven, the most busy airports in the world are, आपके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं जैसे कि न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, शिकागो, मॉन्ट्रियल, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, रोम, जेडा, मुंबई, न्यू दिल्ली, हांगकांग एंड टोक्यो। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी एक लिख लीजिए। आते हैं आपके सी पार्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हु वर द राइट ब्रदर्स, व्हाट डिड दे डू? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, राइट ब्रदर्स बिल्ट द फर्स्ट एरोप्लेन कॉल्ड फ्लायर। इट्स फर्स्ट फ्लाइट lasted about 12 seconds for a distance of about 230 meters. Question number 2, name 3 major seaports of India. इसका आंसर आप लिखेंगे, 3 major seaports of India are Mumbai, Chennai, Kolkata. Question number 3, where are the most dense air routes? इसका आंसर आप लिखेंगे,
मोस्ट डेंस एयर रूट्स आर इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। ओके, नेक्स्ट आते हैं आपके डी पार्ट, आंसर दीज क्वेश्चंस। तो इसके आंसर हम आपको वीडियो के एंड में ही दिखाएंगे, आप वहाँ से इसको ईजिली नोट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ मेरी वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।